हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र। तो हम लोग कक्षा 10 गणित पढ़ रहे थे, जिसमें से चैप्टर स्टार्ट जो था हमारा वो था पहला। और चैप्टर 1 जो है वो हमारा है वास्तविक संख्याएं। कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्याएं या संख्या, ठीक है, रियल नंबर। तो हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर कुछ 1, 2, 3 वो भी कंप्लीट हो गए थे। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन 4 to 6। तो क्वेश्चन में जो 4 है, हाँ 4 भी हो गया था। 5 नंबर देखना है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस प्रश्न में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, मतलब n की जगह पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। पहले तो सवाल समझो, मतलब बता रहा है कि 6 की पावर n ऐसी, क्या कोई भी ऐसी संख्या हो सकती है कि n की जगह पे 1 हो, n जब 2 कुछ भी हो, और लास्ट में ऐसी संख्याएं जैसे 60 होती, 600 होती, लास्ट में ऐसी आए कि वो लास्ट में उसके 0 आ रहा हो, 800, ठीक है। ये एक संख्या है। जैसे मान लिया 6 को 5 बार गुणा करो या फिर 6 को 3 बार गुणा करो, 6 36, 6 216, लास्ट में बस 0 आना चाहिए। बता रहा ऐसी कोई संख्या संभव है कि जो 6 की पावर से 0 वाली बना ले? ऐसी कोई संख्या है? तो देखो, एक बात याद रखना, जब कभी भी कोई संख्या 0 वाली बनती है, कुछ भी ले लो, जैसे मान लिया जाए एक संख्या बनी 50, है ना, तो इसमें देखोगे कि जो 1 0 है तो इसका मतलब उसके अंदर 10 है, और अगर जो किसी संख्या के अंदर 10 है तो उसके अंदर गुणनखंड 5 और 2 होने चाहिए। अगर जो किसी के अंदर 0 है, जैसे मान लिया जाए, लिख दिया जाए 600, ठीक है, तो लास्ट में देखो 1 0 लिखा है, 2 0 लिखा है और फायदा है, लेकिन 1 0 देखो, 1 0 मतलब क्या है? 10। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो अगर देखो इसको, तो 60 × 10 लिखा नहीं लिखा, ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, 60 × 10। और 10 के गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 × 5। जैसे मान लीजिए 130 लिखा जाए, इसको 13 × 10 लिखेंगे, 10 गुणनखंड करेंगे 2 × 5। कोई भी ऐसी संख्या ले लो जिसके लास्ट में 0 हो, उस संख्या में 5 और 2 गुणनखंड अवश्य ही आएंगे, 5 और 2 गुणनखंड अवश्य ही आएंगे। अगर जो किसी संख्या के अंदर 5 और 2 गुणनखंड आ रहे हैं, जैसे मान लिया लिख दिया जाए 250, ठीक है, तो या फिर 250 या फिर 130, तो 2 छक्का 12, आगे बढ़ा, 1 2 25 10, 2 3 6 नहीं 3 क्या करें 5 से, 5 के 5 5 3 15, 13 1 13, देखा 1 0 था तो 1 2 और 5 आया। संभव ही नहीं है। अगर जो किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होना चाहिए, कन्फर्म ये चीज़। अब देखो सवाल बता रहा 6 की पावर n एक संख्या है, ये संख्या है। अगर 6 की पावर n एक संख्या है, इसके गुणनखंड में, 6 के गुणनखंड में 2 इंटू अगर जो 5 कहीं से आ जाए 6 के गुणनखंड में, तो समझ लेना इस एक संख्या में 6 पर n में 2 3 4 5 कुछ भी हो, लेकिन 0 किसी न किसी में तो होगा, ठीक है। लेकिन जैसे हमने गुणनखंड किया तो यहाँ पता लगा 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 × 3 की पावर n। तो इसके गुणनखंड में 5 है ही नहीं, तो ये कह सकते हो कि 6 की पावर n संख्या, 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या में, या संख्या 2 × 5 का, संख्या में है, संख्या में 2 × 5 के गुणनखंड होने चाहिए, या 2 × 5 का गुणज होना चाहिए, होने चाहिए, ठीक है। खत्म, सवाल छोटा सा था।
अब से मान लीजिए कोई सवाल लिख दिया जाए, जनरली समझो, मान लिया कोई सवाल लिख दिया जाता अगर जो 8 की पावर n, ये भी नहीं समाप्त होते क्योंकि समाप्त होने के लिए 5 भी ज़रूरी है और 2 भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या लिखते हैं, 2 दूना 4 इंटू 8 पावर n। ये भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 2 के अलावा अन्य गुणनखंड या 5 गुणनखंड नहीं है। ठीक है, सेम परिभाषा। जैसे लिखा होता 10 या फिर 120 की पावर n, ये 0 पर समाप्त हो जाती है। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो बता रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। ठीक है, तो इसमें दो संख्याएं जो पहली है वो है 7 इंटू 11 प्लस 13 इंटू प्लस 13। अब देखो भाज्य क्या होती है, भाज्य जब जैसे मान लो कोई भी संख्या 16 है, इसके गुणनखंड बन जाए, या फिर जैसे कोई संख्या 9 है, इसके गुणनखंड बन जाए 3 इंटू 3, या फिर कोई संख्या है 2 इंटू 5। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड बन रहे हैं तो वो समझ लो क्या संख्या है, वह हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें हम सीधा देखो इसके गुणनखंड बन रहे हैं, हम सीधा सीधा बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस का 13 लिखा है तो प्लस का 13 थोड़ी नहीं, हम पहले इसको हम गुणनखंड में करते। तो 77 इंटू 13 प्लस 13, 63 91 का 9, 63 91 9 100। ठीक, प्लस 13 तो क्या हो जाएगा 1014, 1014 बन जाएगा। अगर ये भाज्य संख्या होगी, समझे, तो किसी अन्य संख्या से कटनी चाहिए। चलो गुणनखंड करते हैं, 1014, 2 पंची 10, 0 बढ़ाएंगे 2 सत्ती 14, कट गई है तो। ठीक है, तो आगे को हल करें, हल किया जाए 7 5 12, 3 3 1 3, आगे बढ़ेंगे 2 3 18, आगे बढ़ा दो 3 27। ठीक है, 13 1 13, 13 1 13। ठीक, तो क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, तो क्या लिखोगे, हाँ 1014, ये ना लिखो, ये लिखो, हाँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य भी हैं। ठीक, मतलब एक के अलावा, जैसे 3 होता है, 3 अभाज्य संख्या है ना, तो गुणनखंड होता है ना 1 इंटू 3, है ना, तो एक को छोड़ के अन्य भी है ना, तो इसलिए क्या अभाज्य संख्या है, मतलब कि भाज्य संख्या है, इसके एक के अलावा भी अन्य गुणनखंड हैं। अगला क्वेश्चन इसका अगर देखा जाए, इसी का जो बी पार्ट है, वो क्या लिखा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अगर ये भी भाज्य संख्या होगी, अच्छा दिख तो रहा कि गुणनखंड है, पता ऐसा बता रहे हैं कि हो सकता है गुणनखंड के बाद वो संख्या बन जाए। ठीक है, गुणनखंड जैसे है ये, देखो समय गुणनखंड है, इसका मतलब भाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ प्लस 5 लिखा है, हो सकता है कि इनका गुणा ऐसा आ जाए, फिर 5 जोड़ने पर वो अभाज्य संख्या बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने 5 दिया, इसलिए हमको ये हल करना पड़ेगा। ठीक, 42, तो इधर से गुणा करके ना पहले एक 5 ढूंढते ना, और फिर एक 2 ढूंढते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 से आसान हो जाता है, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 चको 120, 120 इंटू 6 तो बच्चन 72 हो जाएगा, 120 इंटू 6 बच्चन 72, 720, 720 इंटू 7, तो 7 शून्य 7 दूनी 14, हाथ से लगाएगा 7 50 से 50, 50 40 प्लस का 5 तो क्या हो जाएगा 50 4 45। अब इसके गुणनखंड करेंगे 50 45, इसको मान लो ए पार्ट, इसको मान लो बी पार्ट। ठीक, तो 5 दहम 50, 0 खिलाएंगे 5 9 45। आगे ना काटो, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि हमें भाज्य संख्या पता करना, क्या लिखेंगे 1009 इंटू 5, इसमें भी यही परिभाषा लिखोगे, हाँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है
क्योंकि इसके गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त 5 × 1009 भी हैं। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन 7 आ रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? एक चक्कर लगाने में समय बराबर कितना लगता है? 18 मिनट। ठीक, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। क्या लिखेंगे? रवि को एक चक्कर लगाने में समय कितना लगे? 12 मिनट। ठीक, तो बता रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हो तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ मिल जाएंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, तुम लोगों को सिंपल एलसीएम निकाल लेना है। कितना? 18, 12 का। ठीक है, तो 18, 12, तो 18 और 12 का लासा निकालोगे तो क्या आएगा? एक ही में निकाल लो। 36 के 3 18, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 4, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 1 2, 3 3 9 चौको 36। क्या आएगा? 36 मिनट। क्या लिखोगे? सोनिया और रवि वे दोनों 36 मिनट बाद, ठीक है, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और जो 1.3 है परिमेय परिमेयली, ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, उससे पेपर में क्वेश्चन प्रूव करने को आता है। ठीक है, तो 1.2 पूरी कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा 1.3।